सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि श्रेक एकेडमी के छात्रों ने पहचान जांच की बाधा को चतुराई से पार करते हुए ब्राइट सिटी में इंपीरियल सन मून सोल इंजीनियरिंग एकेडमी तक पहुंच बनाई। वहां शिक्षक वू झांग कोंग ने खुलेआम चुनौती देकर दोनों अकेडमियों के बीच निर्णायक टकराव की घोषणा कर दी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वू झांग कोंग की ठंडी आवाज सोल मेगाफोन की मदद से पूरे इलाके में गूंज उठी। इसके बाद उसने मेगाफोन का एक बटन दबाया और उसे तांग वुलिन के हाथ में थमा दिया। शिक्षक वो, क्या आपको इतना निर्दयी होना जरूरी है? तांग वुलिन कराहा उठा। वू झांग कोंग ने उसे सीधे आंखों में देखा। क्या तुम्हें लगा था कि पूरे अंक पाना इतना आसान होगा? तांग वुलिन कुछ कह पाता उससे पहले ही मेगाफोन फिर गूंज उठा। इंपीरियल सन मून सोल इंजीनियरिंग एकेडमी के सभी छात्र ध्यान दें। हम 6 लोग श्रेक एकेडमी से आए हैं। हम सब 14 साल के हैं और 20 साल से कम उम्र की आपकी सबसे मजबूत टीम को चुनौती देने आए हैं। हम एक बार फिर दिखाने आए हैं कि तुम्हारी और महाद्वीप की सबसे महान एकेडमी के बीच कितना बड़ा अंतर है। धत, इसमें तो ये सुविधा भी है। वू झांग कोंग धुंध की तरह गायब हो गया, हवा में बस एक सरसराहट छोड़ते हुए। तांग वुलिन ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। शिक्षक वो, आपने तो कहा था आप हमें लीड करेंगे। हमने आप पर भरोसा किया था। जब मेगाफोन तीसरी बार वही घोषणा दोहराने लगा तो शिये डरते हुए बोला, हम फंस गए। शू शाओयान ने घबराकर निगल लिया। हमें तो जरूर कुछ नशा हुआ होगा जो सोचा इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैं वापस लेती हूँ, ये तो बहुत ही खराब आइडिया है। दूसरी ओर ये शिंगलैन बिल्कुल अपने स्वभाव में थी। वो मुट्ठियां चटकाती हुई बोली, चलो कर डालते हैं, चाहो तो मैं भी चिल्ला दूं। शू लिजी ने हाथ उठाया। मैं भी सहमत हूं। गू यूए मेगाफोन देखने तांग वुलिन के पास आई। वैसे शिक्षक वू की बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। तांग वुलिन ने लंबी सांस ली। शिक्षक वू को तो ट्रैप किंग कहा जाना चाहिए। काफी मशक्कत के बाद उसने पावर बटन ढूंढा और मेगाफोन बंद कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। थोड़े ही समय में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। छात्र, स्टाफ और राहगीर सब देखने लगे। एक सुनहरे बालों वाला अधेड़ आदमी इमारत से बाहर आया। वो तांग वुलिन के पास आकर बोला, श्रेक एकेडमी? हम श्रेक एकेडमी की आउटोकोट प्रथम वर्ष की कक्षा से हैं। अगर चुनौती देनी है तो मेरे साथ आओ। उसकी आभा इतनी प्रबल थी कि तांग वुलिन को अपने साहस के टुकड़े होते महसूस हुए। बाकी लोग हटो, मैच का परिणाम बाद में लाइव दिखाया जाएगा। इतना कहकर वो उन्हें अंदर ले गया। तांग वुलिन का दिल कांप उठा। वो आदमी शिक्षक वू के बराबर, शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। इंपीरियल सन मून एकेडमी पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध थी, श्रेक के बाद दूसरे नंबर पर। अब तांग वुलिन को समझ आने लगा था कि ये मिशन कितना कठिन है। लेकिन पीछे हटना अब संभव नहीं था। वो सिर्फ खुद का नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गली के कोने पर खड़े वू झांग कोंग चुपचाप सब देख रहे थे। उनके होठों के कोने में हल्की मुस्कान उभरी। यही असली परीक्षा है। ये मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वरिष्ठ भाई, आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था। अगर आप बताते तो हम कुछ करते। अब इंपीरियल सन मून एकेडमी ने हमसे पहले ही प्रचार कर लिया है। ब्राइट सिटी और आसपास के किसी भी शहर में ऐसा कोई नहीं है जो इस मुकाबले के बारे में न जानता हो, बल्कि पूरी फेडरेशन में ये खबर फैल चुकी है। अगर हम ये मैच हार गए तो शर्म असहनीय होगी। क्या आपने पहले इन बातों पर जरा भी विचार किया? शेन यी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं अपने शिष्यों को जानता हूँ, वू झांग कोंग बोले। अगर मुझे उन पर भरोसा न होता तो मैं ऐसा कभी तय ही नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि वे कठिन चुनौती का सामना करें, तभी उनकी असली क्षमता जागेगी। अगर वे हारते हैं तो सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा और पद छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वे जीतते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वे श्रेक के अगले 7 मॉन्स्टर बनेंगे। मुझे उन पर भरोसा है। जरूरत पड़ी तो श्रेक की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैं स्वयं को बलिदान कर दूंगा, लेकिन मुझे उनकी जीत पर पूरा यकीन है। लाइन कुछ क्षणों के लिए शांत रही। फिर शेन यी बोली, ठीक है, मैं यहाँ से सब संभाल लूंगी, थोड़ी देर में उनका जवाब दूंगी। और उन्होंने कॉल काट दी। 5 मिनट बाद वू झांग कोंग का कम्युनिकेशन डिवाइस फिर बजा। एल्डर काई ने आपको अपनी इच्छा के अनुसार करने की अनुमति दे दी है। चाहे वे जीते या हारे, आपको उन बच्चों को सुरक्षित वापस लाना होगा। वही हमारा भविष्य है। उन्होंने ये भी कहा। क्या कहा? वू झांग कोंग ने पूछा। उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि तांग वुलिन और उसकी टीम ये मैच हारे। कभी कभी हारना भी बुरा नहीं होता। वू झांग कोंग तुरंत बोले, असफलता सफलता की कुंजी है, लेकिन शिखर तक पहुंचने के लिए उन्हें लगातार जीत हासिल करनी होगी। वे ये मैच जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, हम यहाँ से सारी व्यवस्था कर देंगे, तुम बस उन पर नजर रखना।
तांग वुलन ने आंखें खोली और कॉन्फ्रेंस रूम की घड़ी की ओर देखा। वो भौं सिकोड़ने से खुद को न रोक सका। 2 घंटे बीत चुके थे, फिर भी अभी तक कोई उन्हें लेने नहीं आया था। क्या वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? इतनी देर ध्यान करने के बाद उसका शरीर सर्वोत्तम अवस्था में था और मन अत्यंत एकाग्र। जैसा कि वू झांगकोंग ने कहा था, दबाव में तांग वुलन सबसे अच्छा प्रदर्शन करता था। उस समय उसमें एक अडिग तीव्रता थी। एक एक करके उसके दोस्त भी ध्यान से जागने लगे। अब भी कुछ नहीं, चलकर देखें क्या हो रहा है, शेषे ने पूछा। थोड़ा और इंतजार करते हैं, हमने ही उन्हें चुनौती दी है, वे हमें यूं ही छोड़ नहीं देंगे। शायद वे बहुत सी तैयारियां कर रहे हैं या हमारे लिए सही प्रतिद्वंदी ढूंढने में समय लग रहा है। बस देखते हैं। तांग वुलन की बात खत्म होते ही दरवाज़ा खुला और वही अधेड़ हुर का आदमी अंदर आया। सब तैयार है, मैच हमारी एकेडमी के अखाड़े में होगा। क्या आपको और तैयारी का समय चाहिए? हम तैयार हैं, तांग वुलन बोला। तो मेरे साथ आइए। अब तक उसने न अपना परिचय दिया न उनके नाम पूछे। वो बिना कुछ और कहे मुड़कर बाहर चल पड़ा। वे उसके पीछे लिफ्ट में गए और 36वीं मंजिल पर पहुंचकर दूसरी लिफ्ट बदली। इस बार वे कुछ देर क्षैकित चले, फिर नीचे उतरने लगे। 2 मिनट बाद लिफ्ट रुक गई। दरवाजे खुलते ही धातु की कृत्रिम दुनिया गायब हो गई। सामने पत्थरों से बना एक विशाल खुला हॉल था। ये साधारण दिखने वाले पत्थर शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे छोड़ रहे थे, जिससे वे प्राचीन प्रतीत हो रहे थे। इनकी प्रभाव से तांग वुलन की आत्मशक्ति भीतर बेचैन हो उठी और शरीर में पहले से अधिक सहजता से बहने लगी। वो आदमी चुपचाप आगे बढ़ता रहा। ये हॉल 500 वर्ग मीटर से भी बड़ा था और छत पर एक भव्य भित्तिचित्र बना हुआ था। तांग वुलन ने ऊपर देखा और विस्मय से भर गया। श्रेक एकेडमी की वर्दी पहने एक युवक चौक के बीच बैठा था। चारों ओर सन मून एकेडमी की सफ़ेद वर्दी पहने अनेक छात्र थे। आधुनिक पोशाक की तुलना में ये डिज़ाइन बहुत सरल था, फिर भी ये स्पष्ट रूप से सन मून एकेडमी की वर्दी थी। कौन है वो? तांग वुलन समझ नहीं पाया, लेकिन उस श्रेक एकेडमी के छात्र को देखते ही उसे अजीब सी परिचित भावना हुई। हॉल के अंत में 15 मीटर ऊंचे और 30 मीटर चौड़े विशाल धनुषाकार द्वार खड़े थे। मैका भी आसानी से उनके भीतर से गुजर सकते थे। ये अखाड़े का प्रतीक्षालय है, थोड़ी देर में आपको भीतर भेजा जाएगा। आदमी ने किनारे रखी पत्थर की बेंच की ओर इशारा किया। इतना बड़ा प्रतीक्षालय? उसने तो इसे ही अखाड़ा समझ लिया था। उसे द्वार के पार से भीड़ की गर्जना सुनाई दे रही थी। पिछले 2 घंटों में उन्होंने जरूर बहुत सी तैयारियां की होंगी। मैच का दबाव उसके कंधों पर और भारी होता जा रहा था। आदमी ने बगल का एक छोटा दरवाज़ा खोला और भीतर चला गया। तभी अखाड़े की जोरदार गर्जना अचानक हॉल में गूंज उठी, जिससे तांग वुलन का समूह लगभग चौंक ही गया। वे किसी को चिल्लाते सुन सके। श्रेक एकेडमी हमें चुनौती देने आई है, क्या हम उन्हें अपने ऊपर चढ़ने देंगे? नहीं। इंपीरियल सन मून सोल इंजीनियरिंग एकेडमी के विद्यार्थियों, एकजुट हो जाओ और अपने चैंपियंस का उत्साह बढ़ाओ। हमें इन श्रेक के लड़कों को हराना है और उन्हें दुम दबाकर वापस भेजना है। हम पूरे महाद्वीप को दिखाएंगे कि हम सबसे महान एकेडमी हैं। दुनिया की सबसे आकर्षक महिलाएं जिनकी टांगें बेहद खूबसूरत हैं। संभोग 2 घंटे तक चलेगा। सोने से पहले बस ये करो। भीड़ उत्तेजक भाषण के जवाब में जोर से दहाड़ उठी। श्रेक एकेडमी के खिलाफ गालियां और शोर चारों ओर फैल गया। क्या ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं? गुयुए ने आंखें संकरी करते हुए कहा। हाँ, डराना चाहते हैं। सब शांत रहो। शेषे ने आंखें घुमाई। डराना? इसका रेट कितने सिक्के प्रति किलो है? सू स्याओयान उत्साह से भर उठी। इतने लोग हैं, अब सब मेरी मार्शल आर्ट की कमाल देख पाएंगे। क्या तुम्हें लगता है मुझे इनर कोर्ट में जाने का मौका मिलेगा? ये शिंगलान ने बाहें मोड़ी। मेरी स्टार गॉड तलवार उनके आंसुओं की प्यासी है। अरे प्यासी? किसी लड़की को ऐसा कहना शोभा देता है? शेषे हंसते हुए बोला। मरना है क्या? ये शिंगलान और सू लिजी ने एक साथ कहा। सू लिजी ने उसके मुंह पर एक पोर्क बन फेर दिया। शेष ये बचकर तांग वुलन के पीछे छिप गया और बन हवा में पकड़ ली। डरने का नाटक करते हुए बोला, कप्तान मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तांग वुलन ने आंखें घुमाई। तेरी एक्टिंग बेकार है शिंगलान, मैं इसे नहीं जानता। अगर पीटना चाहो तो मैं पकड़ कर रखूंगा। ये शिंगलान ठिठकी। याद रखूंगी, बाद में हिसाब होगा। तांग वुलन बड़ी योजना चाहे? तांग वुलन की आंखों में तेज चमक आई। उसने गु युए की ओर सिर हिलाया। गु युए ने हाथ उठाए, उसके सोल रिंग नीचे से उठे और उसने उनके चारों ओर एक बर्फ का डोम बना दिया। अब वे किसी की सुनवाई से सुरक्षित थे। 10 मिनट बाद एक ठंडी आवाज गूंजी। मैच शुरू होने वाला है, कृपया अखाड़े में प्रवेश करें। बर्फ का डोम ऊपर से पिघला और तुरंत भाप बनकर उड़ गया। उस अधेड़ उम्र के आदमी का दिल कांप गया। इनकी नियंत्रण क्षमता कितनी प्रबल है। विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगे और भीड़ की आवाज पहले से भी ज्यादा गूंज उठी। द्वार के उस पार की रोशनी पत्थर के हॉल से कहीं ज्यादा तेज थी, जिससे तांग वुलन का समूह कुछ पलों के लिए चौंधिया गया। आंखें ढलने से पहले ही आदमी उन्हें भीतर ले गया। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तांग वुलन ने पूछा। कहो, रेफरी ने कहा। अगर वे अपने चुनौती देने वालों को डींग मारने तक की इजाजत ना देते तो ये बहुत अपमानजनक होता।
धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हालांकि हम श्रीक अकेडमी के छात्र हैं, लेकिन हम यहाँ किसी का अपमान करने नहीं आए। हम इंपीरियल सन मून अकेडमी को चुनौती देने आए हैं, क्योंकि हम आपकी ताकत का सम्मान करते हैं और उसे स्वयं अनुभव करना चाहते थे। लेकिन बात यह है कि हमें श्रीक में आए हुए केवल 1 सेमेस्टर ही हुआ है। इतना ही नहीं, हम अपने अकेडमी के सबसे कमज़ोर छात्रों में गिने जाते हैं। इसलिए हमें श्रीक के असली प्रतिनिधि नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इस मुकाबले में हम केवल अपना ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या? रेफरी का जबड़ा खुला रह गया। न तो वो और न ही इंपीरियल सन मून अकेडमी के उच्चाधिकारी ऐसी बात की उम्मीद कर रहे थे। मुकाबले से पहले के घंटों में वे मंच तैयार करने में लगे थे, सब कुछ अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। अगर वे श्रीक अकेडमी के घमंड को कुचल देते तो और भी अच्छा। जीत के पूरे भरोसे में वे प्रतिष्ठा में भारी बढ़ोतरी की कल्पना कर रहे थे, लेकिन तांग वुलिन के शब्दों ने उनकी सारी योजनाएं तोड़ दी। अब जीत भी कम मूल्य की रह जाती, और हार हुई तो अपमान और भी भयानक। आकाश में मंडराते हुए रेफरी नीचे तांग वुलिन की मुस्कान को घूर रहा था। वो इतनी निर्दोष लग रही थी कि उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो धीरे धीरे उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या तुम लोग खुद ही अपनी बातों का खंडन नहीं कर रहे? पहले तो तुमने कहा था कि श्रीक के प्रतिनिधि बनकर हमें चुनौती दे रहे हो, रेफरी ने तिरस्कार से कहा। तांग वुलिन ने आह भरी। उसने हाथ पलटा और चमक के साथ एक मेगाफोन प्रकट हुआ। बटन दबाते ही वू झांगकोंग की ठंडी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। इंपीरियल सन मून सोल इंजीनियरिंग अकेडमी के छात्रों, ध्यान दो। हम 6 श्रीक अकेडमी से हैं। हम सब 14 वर्ष के हैं और 20 से कम उम्र की तुम्हारी सबसे मजबूत टीम को चुनौती देने आए हैं। हम फिर से दिखाने आए हैं कि महाद्वीप की महानतम अकेडमी और तुम लोगों के बीच कितना अंतर है। हमारी चुनौती में कहीं ये नहीं कहा गया था कि हम श्रीक के प्रतिनिधि हैं। हमने केवल ये कहा था कि हम श्रीक से हैं, हमारी उम्र क्या है और चुनौती देने का कारण क्या है। रेफरी लगभग खून थूक देता। इतनी तैयारी के बाद अब तुम ये कह रहे हो? वे निसंदेह किशोर थे, लेकिन इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? श्रीक के साथ अनगिनत टकराने के बाद भी वे उसकी गरिमा और शक्ति पर संदेह नहीं करते थे। इसी सम्मान के चलते उन्होंने तांग वुलिन की बातों पर भरोसा कर लिया था और ये सारा आयोजन कर डाला था। उन्होंने इतनी बड़ी चूक की कल्पना भी नहीं की थी। वो पूछना चाहता था कि श्रीक कब से इतना बेशर्म हो गया, लेकिन ऐसा करना खुद उनके लिए और भी अपमानजनक होता। श्रीक को अपमानित करने की हिम्मत वो नहीं कर सकता था। तांग वुलिन ने आंखें झपकी। तो क्या मैच अभी भी होगा? आप लोग हार मान ले तो यही खत्म कर सकते हैं। रेफरी का आभा मंडल भड़क उठा। उसका युद्ध कवच चमक उठा। वो 3 शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर था, एक टाइटल्ड डुलुओ। एक उंगली में पूरी टीम को चल सकता था। अरे अरे, मजाक बस यहीं तक, तांग वुलिन ने कहा। उसकी मासूमियत अचानक कठोर हो गई। हम श्रीक के प्रतिनिधि हैं और अपने अकेडमी के गौरव के लिए लड़ने आए हैं। हमारी जीत तय है। रेफरी ने राहत की सांस ली। अगर ये नाटक और चलता तो उसे मुकाबला रद्द करना पड़ता। युद्ध की तैयारी करो। दोनों टीमें अपने कोनों में जाओ। 100 मीटर की दूरी रखी जाएगी। दोनों टीमें पीछे हटी। तांग वुलिन की मुस्कान गायब हो चुकी थी। ये आसान लड़ाई नहीं थी। युद्ध शुरू करो। रेफरी की घोषणा के साथ ही इंपीरियल सन मून इंजीनियरिंग अकेडमी और श्रेक अकेडमी के बीच अंतिम मुकाबला शुरू हो गया। हमेशा की तरह आगे बढ़कर नेतृत्व करने के बजाय तांग वुलिन ने अपने साथियों के साथ अपना मार्शल सोल बुलाया। उसकी आभा भड़क उठी और उसके पैरों के नीचे से 3 बैंगनी आत्मा छल्ले उठ खड़े हुए। उम्र के हिसाब से ये संख्या पहले ही काफी प्रभावशाली थी। उधर विरोधी दल ने भी अपने मार्शल सोल बुला लिए। लॉन्ग चेन एक कदम आगे बढ़ा और उसने ड्रैगन जैसी दहाड़ लगाई। 4 बैंगनी आत्मा छल्ले उसके चारों ओर प्रकट हुए और उसका शरीर लगभग 3 इंच ऊंचा हो गया। तांग वुलिन स्तब्ध रह गया। इसके पास तो वू सिदुओ जितने ही आत्मा छल्ले हैं। रुकिए, क्या जीनियस यूथ रैंकिंग में भी कोई लॉन्ग चेन नहीं है? हाँ, वही जो उससे बस कुछ रैंक नीचे था। जहां वू सिदुओ के पास दोहरे मार्शल सोल और आत्मविलय कौशल था, वहीं लॉन्ग चेन के पास केवल एक ही मार्शल सोल था। फिर भी उसका उससे कुछ रैंक नीचे होना ही तांग वुलिन को सतर्क करने के लिए काफी था। उसी समय उसके भीतर उत्साह भी उमड़ पड़ा। वो इस उम्र में इंपीरियल सन मून अकेडमी का सबसे शक्तिशाली छात्र होना चाहिए था। लॉन्ग चेन के पास जियान मोचेन और यू दिंगची ने भी अपने मार्शल सोल बुला लिए। यू दिंगची का मार्शल सोल एक हथौड़ा था जिसकी जंजीर उसके हाथ के चारों ओर लिपटी हुई थी। ये था मीटी और हैमर। उसके चारों ओर 3 बैंगनी आत्मा छल्ले थे। उसकी शक्ति प्रभावशाली थी, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग चेन से कम ही लग रही थी। जियान मोचेन के 4 आत्मा छल्ले थे, 2 पीले और 2 बैंगनी। उसके हाथों में एक विशाल गोल ढाल प्रकट हुई जिस पर बाघ का चेहरा उकेरा गया था। वो साफ तौर पर रक्षात्मक प्रकार का था।
3 लड़कियों में श्वे लियू श्वांग के पास 4 बैंगनी आत्मा छल्ले थे, जबकि वेंग डाइमिन और कुआंग झांतियान दोनों के पास 3-3 बैंगनी छल्ले थे। ओ नहीं, इनमें से 3 तो सोल एंसेस्टर हैं। ये तो हमारी क्लास के रैंकर्स जितने ही मजबूत हैं, तांग वुलिन ने मन ही मन कहा। लेकिन क्या बस इतना ही? इंपीरियल सन मून अकेडमी की टीम जरूर बेहतरीन थी, पर वू सिधुओं की टीम के सामने टिक नहीं सकती थी। और ये सोचकर कि उसकी अपनी टीम ने वू सिधुओं को हरा दिया था, उसे जरा भी डर नहीं था। दुर्भाग्य से इंपीरियल सन मून अकेडमी ये नहीं समझ पाई थी कि श्रेक अकेडमी किस किस्म के राक्षस पाल रही है। इस साल की पहली कक्षा सचमुच भयावह थी। तांग वुलिन ये नहीं जानता था कि इंपीरियल सन मून अकेडमी ने श्रेक अकेडमी की जांच पड़ताल की थी। उन्हें पहली कक्षा के 5 रैंकर्स के बारे में पता था, बस इतना ही। जब उन्होंने तांग वुलिन की टीम देखी और पाया कि उनमें से कोई भी रैंकर नहीं है, तो उन्होंने गहराई से खोज ही नहीं की। अधूरी जानकारी के साथ वे जीत को लेकर निश्चित थे। लॉन्ग चेन ने जमीन पर जोर से पैर पटका और तांग वुलिन की ओर झपट पड़ा। उसका दूसरा आत्मा छल्ला चमका और उसने मुंह खोलकर ड्रैगन रोर छोड़ा। प्रकाश उसकी देह से लहरों की तरह फूट रहा था, जिसमें एक धुंधली ड्रैगन आकृति झलक रही थी। उसका मार्शल सूल था होली रेडियंट ड्रैगन, और वो इंपीरियल सन मून अकेडमी का सबसे बड़ा इक्का था। उसे अपनी पीढ़ी में 4 शब्द युद्ध कवच मास्टर बनने का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था। जब लॉन्ग चेन ने देखा कि श्रेक अकेडमी की टीम में एक भी सोल एंसेस्टर नहीं है, तो उसे सच में लगने लगा कि यही श्रेक की सबसे कमजोर टीम है। उसे मालूम था कि ये मुकाबला पूरे महाद्वीप पर प्रसारित हो रहा था। ये अपनी शक्ति दिखाने का सबसे अच्छा मौका था। अगर वो श्रेक अकेडमी के इन छात्रों को कुचल देता, तो उसका नाम आत्मा साधकों में अमर हो जाता। तांग वुलिन के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने अपने साथियों को पीछे हटने का संकेत दिया। वो अकेला ही काफी था। वो लॉन्ग चेन की नकल करते हुए आगे बढ़ा। विरोधी के विपरीत उसकी चाल हल्की और सहज थी, मानो उसे जरा भी चिंता न हो। उसके बैंगनी आत्मा छल्ले गायब हो गए और उनकी जगह एक सुनहरा डरावना छल्ला उभर आया। उसके दाहिने हाथ पर सुनहरे तराजू उगाए। लॉन्ग चेन दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। 1 बनाम 1, देखता हूं तुम्हारे 3 छल्ले भारी पड़ते हैं या मेरे 4। मेरा मार्शल सोल है होली रेडियंट ड्रैगन। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो पहले ही योजना बना रहा था कि तांग वुलिन को हराने के बाद क्या करेगा। लेकिन जब दोनों के बीच कुछ ही मीटर का फासला रह गया, लॉन्ग चेन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका ड्रैगन रोर तांग वुलिन पर जरा भी असर नहीं कर रहा था, बल्कि तांग वुलिन उसे दया भरी नजरों से देख रहा था। दया? मुझे? टकराने से ठीक पहले तांग वुलिन हवा में उछला। उसका सुनहरा आत्मा छल्ला चमका, उसका रक्त एसेंस उल्टा महने लगा और उसने गोल्डन ड्रैगन बॉडी का प्रयोग किया। उसी क्षण गोल्डन ड्रैगन किंग की जंगली आभा फूट पड़ी। लॉन्ग चेन भी उछला। उसने अपनी पहली आत्मा कौशल ड्रैगन क्लॉ चलाई और दोनों हाथों से वार किया। एक प्रतिभाशाली छात्र होने के नाते वो घमंडी नहीं था, वो पूरे बल से आक्रमण कर रहा था। पहली कौशल के साथ ही उसका चौथा छल्ला भी चमक उठा। 2 कौशल एक साथ चलाना उच्च स्तरीय नियंत्रण तकनीक थी। उसका चौथा कौशल था ड्रैगन्स माइट। होली रेडियंट ड्रैगन की शक्ति उसकी नसों में दौड़ने लगी। उसके पंजे प्रकाश से चमक उठे और शरीर पर नन्हे नन्हे शल को भराए। वो तांग वुलिन को एक ही वार में गिराकर अपनी टीम का हौसला बढ़ाना चाहता था। लेकिन उसी क्षण तांग वुलिन की ड्रैगन आभा फट पड़ी। जैसे ही दोनों की आभाएं टकराईं, लॉन्ग चेन के दिल में भयानक डर भर गया। उसके भीतर की प्रवृत्ति दया की भीख मांगने लगी। क्या हो रहा है? मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तांग वुलिन उसे विशाल पर्वत की तरह दिखने लगा, जबकि वो स्वयं छोटा और कमजोर महसूस करने लगा। उसके पंजों की शक्ति गिरती चली गई। वो दांत भींचकर आक्रमण जारी रखने की कोशिश कर रहा था, पर व्यर्थ। ड्रैगन्स माइट भी दबा दी गई। उसके रक्तवंश पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया गया। वो एक भी आत्मा कौशल नहीं चला सका। होली रेडियंट ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन के बीच का अंतर स्वर्ग और धरती जितना था। लॉन्ग चेन की आंखों के सामने ही एक सुनहरी ड्रैगन की पंजा उसके अपने पंजे से कई गुना बड़ा प्रकट हुआ। उसकी हर एक शल्क राजसी तेज से चमक रही थी और वो पूरी ताकत से नीचे गिर पड़ा। जैसे ही दोनों पंजे टकराए, एक तीव्र कंपन उसकी रीढ़ से होते हुए पूरे शरीर में फैल गया और उसकी आत्मा शक्ति बिखर गई। पूरा इंपीरियल सन मून अकेडमी स्तब्ध रह गई। उनका चैंपियन पवित्र दीप्तिमान ड्रैगन लॉन्ग चेन, जो जीनियस यूथ रैंकिंग में 10वें स्थान पर था, मुंह के बल जमीन में धंस गया था। एक पल बाद तांग वुलिन उसके पास आकर उतरा। उसने जानबूझकर अपने पंजे का कुचलने वाला प्रभाव नहीं अपनाया था, वो बहुत ज्यादा हो जाता। इसी के साथ पवित्र दीप्तिमान ड्रैगन लॉन्ग चेन पराजित हो चुका था। पूरा अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया।
ध्वनिरोधी अवरोध ना भी होता तब भी इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज सुनाई दे जाती। किसी ने भी ऐसा दृश्य देखने की उम्मीद नहीं की थी। आखिर लॉन्ग चेन जीनियस यूथ रैंकिंग में 10वें स्थान पर था। वो एक सोल एंसेस्टर था, पवित्र दीप्तिमान ड्रैगन मार्शल सोल का स्वामी। फिर भी वो एक ही टक्कर में पूरी तरह हार गया था। पूरा आदान प्रदान पल भर में हो गया था। टकराने से ठीक पहले लॉन्ग चेन जड़ हो गया था, खुद को तांग वुलन के पंजे के लिए पूरी तरह खुला छोड़ते हुए। ये हवा में रहते हुए गति को सीमित करने का एक पाठ्य पुस्तक जैसा उदाहरण था। आमतौर पर ये केवल मेका ही कर सकते थे। इंपीरियल सन मून एकेडमी की टीम के 5 लोग बाकी थे और सब के सब तांग वुलन को घूर रहे थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा। तांग वुलन ने उनके सर्वशक्तिमान कप्तान को मक्खी की तरह झटक कर गिरा दिया था, और वो भी बड़ी आसानी से। उसने कोई भी जबरदस्त शक्ति प्रदर्शित नहीं की थी। वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यू डिंगची गुर्राया। उसने अपनी उल्का पिंड हथौड़ी को जंजीर से सिर के ऊपर कई बार घुमाया और फिर उसे तांग वुलन की ओर फेंक दिया। तांग वुलन ने लॉन्ग चेन के निश्चेष्ट शरीर को मंच से बाहर लात मार दी ताकि कोई सहायक क्षति ना हो। जैसे ही कोई सोल मास्टर बेहोश होता, उसका मार्शल सोल और उसकी शक्ति दोनों गायब हो जाते। जियान मोचेन ने भी उसी समय हरकत की। उसने अपनी गोल ढाल उठाई और तांग वुलन की ओर फेंक दी। कुआंग झांतियन ने युद्धनाद किया और हमला कर दिया, अपने विशाल कुल्हाड़े को लहराते हुए जिस पर बाघ की आकृति खुदी हुई थी। वही उसका मार्शल सोल था। तांग वुलन ने उनका सामना किया और प्रतीक्षा करने लगा। उसने हाथ उठाए, बायां हाथ मुट्ठी में और दायां पंजे के रूप में। उसने उल्का पिंड हथौड़ी पर बाएं हाथ से मुक्का मारा और बिना 1 इंच पीछे हटे उसे धमाके से वापस उड़ा दिया। फिर उसने उड़ती हुई ढाल को अपने पंजे से पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, बाघ का चिन्ह चमक उठा और कांपने लगा। एक बाघ ढाल से निकलकर तांग वुलन के चेहरे की ओर झपटा। तो यह है उसका स्पिरिट सोल। उसने इसे ढाल में छुपा रखा था। तांग वुलन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसी पल कुआंग झांतियन पहुंची। वो अपना कुल्हाड़ा सिर के ऊपर उठाए हुए पूरी ताकत से नीचे वार कर रही थी। उसका आक्रमण इतना भयानक था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन तांग वुलन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने ढाल पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी रक्तसार को उल्टी दिशा में प्रवाहित किया और स्वर्ण ड्रैगन आकाश को हिलाता है कि शक्ति खींच लाई। एक गर्जना जो लॉन्ग चेन से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, पूरे अखाड़े में गूंज उठी। बाघ तांग वुलन तक पहुंचने से पहले ही डर से सुन्न होकर वापस ढाल में समा गया। तांग वुलन ने ढाल को कसकर पकड़ा और उसे कुचलने लगा। जियान मोचेन की स्काई टाइगर ढाल में दरारें पड़ गईं। ये देखकर उसने तुरंत अपनी तीसरी आत्मा कला चलाई। ढाल अचानक तांग वुलन के पंजे से गायब होकर वापस जियान मोचेन के हाथ में लौट आई। अब कुआंग झांतियन का कुल्हाड़ा तांग वुलन पर आ चुका था। धातु की टक्कर गूंजी। कुल्हाड़ा किसी चीज से टकराकर रुक गया और कुआंग झांतियन पीछे उछल गई। ये शिंगलैन बीच में खड़ी थी। वो अपने कप्तान की रक्षा के लिए आगे आ गई थी। आखिर तांग वुलन अकेला तो था। कुआंग झांतियन और यू डिंगची पीछे हटकर साथियों के पास लौट गए। कोई आगे नहीं बढ़ा। सबके चेहरे गंभीर हो गए। शुरुआती टक्कर में ही उनका कप्तान बाहर हो चुका था। अब वे 5 विरुद्ध 6 की स्थिति में थे। वे अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। शिए मुस्कुराया, और मुझे लगा था ये बहुत ताकतवर होंगे, बस नाम के शेर हैं। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा। शिए जानता था कि उसका कप्तान ड्रैगन प्रकार के मार्शल सोल्स के लिए सबसे घातक हथियार है। उसकी रक्त रेखा किसी भी ड्रैगन को दबा सकती है। अगर लॉन्ग चेन मानसिक झटके के लिए तैयार होता तो अपनी ऊंची साधना के कारण वो इतनी आसानी से नहीं हारता। पर कोई कैसे उम्मीद करता कि पवित्र दीप्तिमान ड्रैगन जैसा शिखर स्तर का मार्शल सोल भी दबाया जा सकता है। वो पूरी तरह चौंक गया था। तांग वुलन ने विरोधियों को देखते हुए मन ही मन उनकी प्रशंसा की। कप्तान के गिरने के बाद भी उन्होंने जल्दबाजी नहीं की और संयम बनाए रखा। ये अनुशासन का अच्छा उदाहरण था। उनके पास अभी भी 2 सोल एंसेस्टर थे। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जियान मोचेन अभी भी अविश्वास से तांग वुलन को देख रहा था। उसकी ढाल आक्रमण और रक्षा दोनों थी, लेकिन तांग वुलन ने जिस आसानी से उल्का पिंड हथौड़ी को रोका, उससे प्रभावित था। फिर भी उसके बाएं हाथ में हल्का दर्द था। तांग वुलन ने कुआंग झांतियन की ओर देखा। ये लड़की तो बिल्कुल पागल योद्धा है। ये कुल्हाड़ा उससे भी ऊंचा है। अगर ये शिंगलैन बीच में ना आती तो मुश्किल हो जाती। लॉन्ग चेन को तुरंत बाहर करना किस्मत थी, लेकिन तांग वुलन इतना भोला नहीं था कि जीत पक्की मान ले।
वो बाबूश की तरह तन गया और फिर बिजली की तरह आगे बढ़ा। लॉन्ग चेन के हटते ही वो सीधा भीतर घुसा। उसने गठन तोड़ने की योजना बनाई थी। इस बीच शू लीजी ने उसे एक बीनबंद दे दी थी। वो रक्त पिपासु हालत में जाने को तैयार था। जियान मोचेन अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ, शू लियू शुआंग उसके साथ था। शू लियू शुआंग ने हाथ फैलाया, एक शुद्ध सफेद तलवार प्रकट हुई, ठंडी हवा फैलाती हुई। वाह, इसका मार्शल सोल शिक्षक वू की स्काई फ्रॉस्ट तलवार जैसा है। तांग वुलन सतर्क हो गया। वो आगे बढ़ी और बर्फीली किरणों की बौछार कर दी। तांग वुलन ने पंजे से उन्हें तोड़ा, पर ठंड उसकी देह में घुस गई। वो पास पहुंची और उसकी तलवार 3 में बट गई। स्पेक्ट्रल स्वॉर्ड, तुम्हारा सामना मुझसे है। तीनों तलवारें टूट गईं। ये शिंगलान सामने खड़ी थी। तांग वुलन ने ठंड झटक दी और आगे बढ़ गया। स्टार गॉड स्वॉर्ड आर्ट्स, स्पेक्ट्रल स्वॉर्ड आर्ट्स। ये शिंगलान ने अपनी तलवार जमीन की ओर टिकाई। उसकी आंखों में युद्ध की लालसा चमक रही थी। स्टार गॉड स्वॉर्ड आर्ट्स और स्पेक्ट्रल स्वॉर्ड आर्ट्स दोनों ही अपने अपने कुलों से चली आ रही प्राचीन तलवार कलाएं थीं। हजारों वर्षों से इन्हें दिव्य तकनीकों के रूप में पूजा जाता रहा था। डुओलोओ महाद्वीप के लंबे इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ था कि ये दोनों तलवार कलाएं सामने आई हों, लेकिन आज वो आमने सामने टकरा रही थीं। दोनों युवतियां प्रभुत्व, जिज्ञासा और गर्व के लिए लड़ रही थीं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, स्टार गॉड स्वॉर्ड आर्ट्स तारों की शक्ति को नियंत्रित करती थी, वहीं स्पेक्ट्रल स्वॉर्ड आर्ट्स ठंडक की शक्ति से प्रकाश को उसके स्पेक्ट्रम में विभाजित करती थी। दोनों ही अत्यंत गूढ़ तलवार कलाएं थीं, इसलिए विजय का निर्णय साधना के स्तर और तलवार की समझ से होना था। जैसे ही उसने अपनी पहली आत्मा कला स्वॉर्ड गॉड स्टार सक्रिय की, ये शिंगलान की स्टार गॉड तलवार आकाश को चीरती हुई ऊपर उठी। हजारों तारे प्रकट हुए और चारों ओर अपनी चमक बिखेरने लगे। वे तेजी से संकुचित होकर तलवारों का रूप लेने लगे और फिर वे तारकीय तलवारें बिजली की तरह आगे टूट पड़ीं। शुए लियू शुआंग ने अपनी हिम तलवार घुमाकर हवा में एक चाप बनाया और हमले को रोक दिया। धातु की टकराहट की गूंज चारों ओर फैल गई। उनकी भिड़ंत पूरी तीव्रता पर पहुंच चुकी थी। इधर तांग वू लिन शुए लियू शुआंग को पार कर सीधे जियान मोचेन की ओर दौड़ पड़ा। स्काई टाइगर शील्ड, एक ढाल प्रकार की मार्शल सोल जिसकी आक्रामक शक्ति भी उसकी रक्षा जितनी ही भयानक थी। इसे सर्वश्रेष्ठ मार्शल सोलों में गिना जाता था। जब जियान मोचेन ने इसे बाघ प्रकार की स्पिरिट सोल के साथ जोड़ा तो प्रभाव अद्भुत हो गया। कुछ क्षणों की मुठभेड़ में ही उसकी ढाल पर पड़ी दरारें भर चुकी थी। फिर भी वो तांग वू लिन से बेहद सतर्क था, विशेषकर उसके गोल्डन ड्रैगन क्लॉ से। जैसे ही तांग वू लिन पास पहुंचा, उसने ढाल आगे कर ली। बैंग की ध्वनि के साथ बैंगनी प्रकाश तांग वू लिन के शरीर के चारों ओर चमका। अगले ही क्षण जमीन से ब्लू सिल्वर घास के भाले फूट पड़े। ब्लू सिल्वर इम्पेलिंग एरे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी दबदबे वाली शक्ति दिखाने के बाद तांग वू लिन भीड़ नियंत्रण कौशल का प्रयोग करेगा। जियान मोचेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसी पल घास ने उसके शरीर को जकड़ लिया। तांग वू लिन उस पर टूट पड़ा और अपने पंजे से स्काई टाइगर शील्ड पर वार कर दिया। अगर मैं उसे गिरा दूं तो जीत हमारी होगी, उसने सोचा। 2 गर्जनाएं गूंज उठी। स्तब्ध रहते हुए भी जियान मोचेन ने देखा कि उसकी ढाल से 2 बाघ आत्माएं निकलकर उसकी रक्षा में कूद पड़ी। एक आग से घिरी हुई थी, दूसरी तेज रोशनी से चमक रही थी, अग्नि और प्रकाश गुणों वाली स्पिरिट सोलें। दोनों बाघ एक साथ तांग वू लिन पर झपटे। अग्नि और प्रकाश मिलकर एक पवित्र आभा सा प्रभाव बना रहे थे। तांग वू लिन एक कदम पीछे हटा, जिससे जियान मोचेन को मुक्त होने का मौका मिला। उसने तुरंत दोनों बाघों को फिर ढाल में समाहित कर लिया। आक्रमण के समय वो केवल एक स्पिरिट सोल का उपयोग कर सकता था, लेकिन रक्षा में 2 का वो सचमुच एक चलता फिरता किला बन गया था। अचानक जियान मोचेन के पीछे से एक विशाल कुल्हाड़ी निकली और बिजली की तरह तांग वू लिन की ओर बढ़ी। उसने पंजे से उसे झटक दिया, लेकिन अगला हमला चौंकाने वाला था। कुल्हाड़ी में आध्यात्मिक आक्रमण छिपा था। कुल्हाड़ी से एक प्रकाश बाघ निकला और उसका सिर चबाने के लिए मुंह खोल बैठा। वाह, इनका तालमेल कमाल का है, तांग वू लिन मुस्कुराया। उसने आखिरी क्षण में छलांग लगाई और गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए पीछे उड़ गया। ये सब शुए शिजी की वजह से हुआ। उसने ब्लू सिल्वर घास खींचकर अपने कप्तान को खींच लिया। उसी समय जियान मोचेन के नीचे एक सुनहरा प्रकाश वृत्त चमका। तारों की जंजीरें निकलीं और उसे बांध लिया।
वृत्त के फूटते ही कुल्हाड़ी की दिशा बदल गई और उल्टी होकर जियान मोचेन की ओर जा लगी। साथ ही वैंग डायमंड की बर्फीली भालें भी जमकर वापस उसी की ओर मुड़ गईं। ये था शुए श्याओयान की दूसरी आत्माकला, स्टारलाइट रिवर्सल। उसकी अपनी ही आंखें चौड़ी हो गईं। उसने महसूस किया कि उसकी क्षमताएं पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुकी हैं। उसकी स्टार व्हील शैकल्स की पूर्ण नियंत्रण अवधि अब 1 सेकंड से बढ़कर 1.5 सेकंड हो गई थी। आधा सेकंड भी युद्ध की दिशा बदल सकता था। फिर भी उसे एहसास था कि वो अभी उसकी पूरी क्षमता नहीं निकाल पा रही थी। तांग वू लिन फिर आगे बढ़ा और जियान मोचेन के पास पहुंचते ही पूरी शक्ति से पंजा ढाल पर मार दिया। ढाल पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। जियान मोचेन के मुंह से खून फूटा। उसके घुटने जवाब दे गए और वो गिर पड़ा। इससे पीछे खड़े यू डिंगची, क्वांग जानथियान और वेंग डायमंड खुलकर सामने आ गए। उसी क्षण 3 आग के गोले बिजली की तरह उनके पास पहुंचे। वे हवा में सुंदर चाप बनाते हुए अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। वे अद्भुत नीले रंग के थे, ऐसा नीला जो आत्मा को बांध ले। उनमें हवा, पानी और आग, तीनों तत्वों का पूर्ण संलयन था। ये था गु युए का असली कौशल, ब्लेजिंग ब्लू फायरबॉल। शुए लियू श्वांग उन्हें रोक नहीं सकी। ये शिंगलान की तलवार समझ उससे कहीं आगे थी। इंपीरियल सन मून अकेडमी ने भारी भूल की थी। उन्होंने केवल साधना स्तर देखा और भूल गए कि सामने श्रेक अकेडमी के शिष्य थे। सामान्य तर्क उन पर लागू नहीं होते थे। स्पष्ट था, अगर वे नीले अग्नि गोले अपने लक्ष्य से टकराए तो परिणाम भयानक होगा। इस युद्ध का निर्णय अब होने ही वाला था। यदि मुकाबले की शुरुआत में ही लॉन्गचेन बाहर न हुआ होता तो इंपीरियल सन मून अकादमी की टीम के पास हालात पलटने का एक अच्छा मौका हो सकता था, लेकिन अपने कप्तान के बिना वे पूरी तरह रक्षात्मक स्थिति में फंस गए थे। लॉन्गचेन अंततः होश में आया। जबड़ा दर्द से भिंजा हुआ था और गर्दन अकड़ी हुई। जैसे जैसे उसकी दृष्टि साफ हुई, उसने खुद को दर्शकों की तरह मैदान को देखते पाया। ये दृश्य उसे पहले तो भ्रमित कर गया। थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि वो हार चुका था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कैसे पराजित हुआ। उसका चेहरा बिगड़ गया। कड़ी इच्छा शक्ति के सहारे लॉन्गचेन ने अपने मन में तैरती स्मृतियों के टुकड़ों को पकड़ना शुरू किया। पूरी शक्ति निकालने की प्रक्रिया, उसकी नसों में दौड़ती आत्मिक शक्ति और फिर वो अजीब सा एहसास जो उसके शरीर पर छा गया था। उसे याद आया कि कैसे उसकी शक्ति का स्रोत मोमबत्ती की लौ की तरह बुझ गया था। उसका शरीर जड़ हो गया था, जिससे वो विरोधी के हमलों के लिए खुला रह गया और पल भर में नॉकआउट हो गया। उसे खुद पर निराशा हुई। वो जानता था कि ये मुकाबला उसकी अकादमी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। फिर भी वो सबसे पहले बाहर हो गया और अपनी टीम को भारी नुकसान में छोड़ गया। फिर भी मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अपने साथियों पर भरोसा था। यद्यपि वो कप्तान था, लेकिन वो उनकी टीम का असली इक्का नहीं था। तुम लोगों को जीतना ही होगा, उसने मुट्ठियां भींच ली। स्काई टाइगर, जियान मोचेन चिल्लाया। उसके मुंह से खून बह रहा था। क्वांग जानथियान ने अपनी स्काई टाइगर कुल्हाड़ी फेंकी, लेकिन टांग वू लिन या श्रेक अकादमी की किसी ओर नहीं, सीधे जियान मोचेन की ओर। एक ही क्षण में जियान मोचेन ने अपनी ढाल फेंककर कुल्हाड़ी से टकरा दी। जैसे ही दोनों टकराए, एक अंधाधुंध चमक ने पूरे मैदान को रोशन कर दिया और जियान मोचेन व क्वांग जानथियान को निगल लिया। उस प्रकाश से एक विशाल पंखों वाला बाघ फूट पड़ा, जो सीधा गु युए की नीली अग्नि गोलों की ओर झपटा। टकराते ही नीले विस्फोटों ने पूरा मैदान हिला दिया। पीछे धकेला गया बाघ दर्द से गरजा, जब आग की लपटें उसके शरीर में घुसकर उसे नीला रंग देने लगी। क्या ये आत्मसंलयन कौशल है? जरूर है। टांग वू लिन का आकलन सही था। जियान मोचेन और क्वांग जानथियान ने अपनी आत्म मार्शल आवासों को मिलाकर स्काई टाइगर बुलाया था। बाघ जितना भी शक्तिशाली था, अग्नि गोलों की ताकत असंदिग्ध थी और उसे यूं ही झटका नहीं जा सकता था। उसकी आकृति झिलमिलाने लगी। भारी ऊर्जा खर्च कर वो हमले को झेल रहा था। टांग वू लिन सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। उसका रक्तसार उल्टी दिशा में उफनने लगी और तारों की रोशनी उसके पंजे पर छा गई, जो सुनहरे दस्ताने का रूप ले चुकी थी। बैटल आर्मर! रेफरी हवा में चिल्लाया। क्या ये सच में 2 शब्द वाला आर्मर है? नहीं, ये असंभव है। वो इतना छोटा है। यद्यपि इंपीरियल सन मून अकादमी के रेफरी और उच्च अधिकारी श्रेक अकादमी को तुच्छ समझते थे, लेकिन टांग वू लिन के दस्ताने को देखकर वे स्तब्ध रह गए।
यदि वो केवल असाधारण होता तो इतनी कड़वाहट न होती, लेकिन जो असंभव उसने किया था वही उन्हें विचलित कर रहा था। इतनी कम उम्र में इतनी शक्तिशाली आर्मर संभालने के लिए उसका शरीर कितना मजबूत होगा, वे समझ भी नहीं पा रहे थे। आमतौर पर केवल छठे दर्जे या उससे ऊपर के लोहार ही आत्ममिश्र धातु से एक शब्द आर्मर बना सकते थे, 5वें दर्जे की तो बात ही छोड़िए। बैटल आर्मर मास्टर बनने के लिए कई अलिखित नियम थे। 2 शब्द आर्मर बनाते समय डिजाइन, ढलाई, निर्माण और ट्यूनिंग, इनमें शामिल कोई भी व्यक्ति एक आत्मशलय के स्तर से अधिक अलग नहीं हो सकता और उम्र का अंतर 3 वर्ष से अधिक नहीं। तभी रक्तसार और आभा समान होकर पूर्ण संलयन संभव था। इसी कारण बैटल आर्मर अत्यंत दुर्लभ था। टांग वूलन का दस्ताना साधारण एक शब्द आर्मर नहीं था। आत्ममिश्र धातु से बना होने के कारण उसमें पहले से ही 2 शब्द आर्मर के गुण थे, एक प्रोटोटाइप। वो अब उसे बदल भी नहीं सकता था क्योंकि वो उसके शरीर से जुड़ चुका था। इससे अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि टांग वूलन स्वयं उसके निर्माण में शामिल था और जिन लोगों ने उसकी मदद की वे उम्र और स्तर में उसके बेहद करीब थे। ये लगभग असंभव था। भयंकर ड्रैगन गर्जना के साथ टांग वूलन ने हवा में चक्र बनाए और फिर पंजे से प्रहार किया। गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवेंस। एक विशाल सुनहरे ड्रैगन का सिर उसकी मुट्ठी से निकला और झिलमिलाते स्काई टाइगर की ओर दौड़ा। बाघ गुर्राया और पंख फड़फड़ाकर उसका सामना किया। दोनों हवा में टकराए, चमकदार विस्फोट और तीव्र झटका। टांग वूलन निडर था, उसे अपने कौशल पर पूरा भरोसा था। धूल छटते ही स्काई टाइगर गायब हो चुका था। आसमान से 2 लोग गिरते दिखे, उनके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। दर्शकों से लेकर घरों में देखने वालों तक लाखों लोग अवाक रह गए। 14-15 वर्ष के बच्चों का ये मुकाबला किसी और ही स्तर का लग रहा था। केवल 3 आत्मशलय से आत्मसंलयन को हरा दिया? यही प्रश्न सबके मन में गूंज रहा था। तभी जिए शिए हवा से उतरते हुए वेंग डायमन और यू डिंगची की ओर लपका। पीछे से वार करते हुए उसने उन्हें चौंका दिया। लगभग जीत तय थी, लेकिन तभी वेंग डायमन ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी और बर्फ की दीवार खड़ी कर दी, जिसने फटकर जिए शिए को उड़ा दिया। ल्यूशवांग! वो चिल्लाई। नीली रोशनी में जुए ल्यूशवांग भी घिर गई और उसी क्षण ये शिंगलान की तलवार उसे भेद गई, पर जैसे हवा को चीर दिया हो। फिर दोनों एक दूसरे में विलीन हो गईं। टांग वूलन स्तब्ध रह गया। क्या इनके पास दूसरा आत्मसंलयन भी है? तभी उसे समझ आया कि वो इतने आत्मविश्वास से ये मुकाबला पूरे महाद्वीप में क्यों प्रसारित करवा रहे थे। यदि लॉन्ग चेन शुरुआत में न गिरा होता तो 2 आत्मसंलयन कौशलों से वे सचमुच श्रेक टीम को दबा सकते थे। आकाश में वेंग डायमन और श्वे ल्यूशवांग के चमकते नीले आकृतियां आपस में विलीन हो गईं। उनकी जगह 2 मीटर लंबी एक स्त्री प्रकट हुई, जिसने लंबा नीला वस्त्र पहना था। उसके हाथों में एक बर्फीली नीली तलवार थी। उसके सिर के पीछे प्रकाश का एक वृत्त चमक रहा था, जो उसके सुंदर चेहरे को आलोकित कर रहा था। ऐसा चेहरा जिसमें वेंग डायमन और श्वे ल्यूशवांग दोनों के श्रेष्ठ शारीरिक गुण समाहित थे। उसके प्रकट होते ही पूरे मैदान का तापमान तेजी से गिर गया। उसके शरीर से उठती शक्ति की तरंगे स्काई टाइगर से कहीं अधिक प्रबल थीं। उनका फ्यूजन स्तर बहुत ऊंचा था। आइस गॉडेस, यही थी इंपीरियल सन मून अकेडमी की असली तुरुप की चाल। स्टारलाइट बर्स्ट, शू श्याओयान चिल्लाई। तारों की रोशनी सिमटकर एक किरण बनी और आइस गॉडेस को भेदते हुए उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। उसका शरीर सुनहरे रंग में रंग गया और वो हवा में जमी रह गई। अगले ही पल आकाश से एक चमकता तारा गिरा। ये शिंगलान अपनी तीसरी सोल स्किल स्टारफॉल स्वॉर्ड के साथ थी। शू श्याओयान और ये शिंगलान का तालमेल बिल्कुल परिपूर्ण था। एक धात्विक टकराहट हुई। ये शिंगलान उछलकर पीछे जा गिरी, मानो किसी दीवार से टकरा गई हो। आइस गॉडेस टस से मस न हुई। उसी समय उसने अपने शरीर से सुनहरी रोशनी झटक दी और फिर से अपनी बर्फीली नीली आभा में लौट आई। वो पहले की तरह ही हवा में स्थिर रही, एक खरोच तक नहीं। ये शिंगलान ने होंठ भींच लिए। उनका फ्यूजन रेट कम से कम 80% है। वे कम से कम उतने ही शक्तिशाली हैं जितना वो बैटल आर्मर मास्टर जिससे हम पहले टकराए थे। आइस गॉडेस ने अपनी तलवार घुमाई और नीली रोशनी की 3 किरणें छोड़ी। स्पेक्ट्रल स्वॉर्ड आर्ट। लेकिन ये श्वे ल्यूशवांग की तकनीक से बिल्कुल अलग थी। हर किरण में असाधारण तीक्ष्णता थी, इतनी कि हड्डियां तक चीर दे। तीनों किरणों के लक्ष्य अलग अलग थे। टांग वूलन, ये शिंगलान और शू श्याओयान, वे 3 जिन्हें विरोधी दल सबसे बड़ा खतरा मानता था। दर्शकों में हड़कंप मच गया जब शिए शू श्याओयान के सामने कूद पड़ा और अपने शरीर से उसे ढक लिया। अगले ही क्षण वो धूल के बादल में बदल गया। ये तो केवल मुकाबला था, जानलेवा युद्ध नहीं।
पर घबराने की जरूरत नहीं थी। शिए थोड़ी दूर पर फिर प्रकट हुआ और खून की एक थूक उगलते हुए खांसने लगा। नष्ट हुआ था तो बस उसका क्लोन। आइस गॉडेस के प्रकट होते ही तांग वुलिन ने अपनी जेब में रखी बीन बन निगल ली। उसकी शक्ति और बढ़ गई और उसने एक बार फिर गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवेंस की पूरी ताकत झोंक दी। अदृश्य ड्रैगन सिर आइस गॉडेस से टकराया, झटका लहराया, लेकिन वो सुरक्षित रही। उसके चारों ओर कोमल नीली रोशनी चमक रही थी। उल्टे तांग वुलिन पीछे उछल गया। उसके शरीर पर कई घाव खुल गए और खून की धार छूट गई। घबराकर ये शिंगलान ने फिर वार किया। उसकी स्टार गॉड तलवार दहक उठी, लेकिन उसे भी आसानी से रोक दिया गया। उसके मुंह से खून फूट पड़ा। शूलिजी भागकर उसके पास पहुंचा और उसकी सोल शक्ति से उसकी हालत संभालने लगा। जब वो संतुष्ट हुआ तो उसने गुस्से से आइस गॉडेस को घूरा और दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, लेकिन किसी ने उसका कंधा पकड़कर रोक लिया। उन्हें हमारे हवाले छोड़ दो। चांदी की चमक के साथ वो हाथ गायब हुआ और गु युए तांग वुलिन के पास प्रकट हुई। सिर्फ उन्हीं के पास सोल फ्यूजन स्किल नहीं है, कहते हुए उसने पीछे से तांग वुलिन के जमे और घायल शरीर को बाहों में भर लिया। पूरा मैदान एक शक्तिशाली कंपन से गूंज उठा। रोशनी गु युए को ढकने लगी और वो उसे तांग वुलिन में प्रवाहित करने लगी। उसकी त्वचा से बर्फीला नीला रंग मिट गया। लाल, नीला, पीला, हरा, सुनहरा, चांदी और काला, 7 रंगों के प्रकाशकण नाचते हुए उसके शरीर में समा गए। आइस गॉडेस ने फिर वार किया, लेकिन तलवार की किरण 7 रंगी प्रकाश के पास आते ही बिखर गई। तांग वुलिन के पूरे शरीर पर 7 रंगी शल्क उगाए, मानो वो 7 रंगी ड्रैगन आर्मर पहन चुका हो। राजसी ड्रैगन शक्ति फूट पड़ी। लॉन्ग चैन भय और श्रद्धा से कांप उठा और अनायास ही घुटनों के बल गिर पड़ा। तांग वुलिन का रूप एक चमकते ड्रैगन नाइट के जैसा हो गया। उसकी दहाड़ ऐसी थी कि सबको झुकने को मजबूर कर दे। उसकी आंखों में 7 रंगी चमक थी और उसे अपने मन में दृश्य दिखा। असंख्य सोल बीस्ट उसके सामने दंडवत पड़े हैं। उसने मुट्ठी बांधी, मैं तुम पर ज्यादा कठोर नहीं होऊंगा। तभी रेफरी उनके बीच उतर आया और उसका घूंसा रोक लिया। भीषण झटका पूरे मैदान में गूंज गया। 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर होने पर भी वो कांप उठा। 7 तत्वीय विस्फोटों ने उसे भीतर तक हिला दिया। आइस गॉडेस का रूप बिखर गया और श्वे लिउश्वांग और वेंग डायमन हवा से गिर पड़े। वे भय और अविश्वास से कांप रहे थे। तांग वुलिन और गु युए नीचे उतरे। अलग होते ही उसके भीतर खालीपन भर गया। शू शियाओयान गु युए को संभालने दौड़ी और शिए तांग वुलिन के पास पहुंचा। तांग वुलिन ने दांत भींचकर रेफरी से पूछा, क्या हम जीत गए? पूरा मैदान स्तब्ध था। विजेता स्पष्ट था। रेफरी ने पूछा, तुम्हारी इस सोल फ्यूजन स्किल का नाम क्या है? तांग वुलिन को खुद नहीं मालूम था। डिवाइन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, गु युए ने कमजोर आवाज में कहा।